नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 49 यानी 49। हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्य शुद्धिकरण। यानी वाक्य शुद्धिकरण क्या है, तो आज हम वाक्य शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी वाक्य शुद्धिकरण जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है। जब किसी वाक्य के अंदर व्याकरणिक नियमों का क्या कर दिया जाता है, गलत प्रयोग कर दिया जाता है, तो उससे वाक्य में जो अशुद्धि हो जाती है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है, तो उससे वाक्य में जो अशुद्धि हो जाती है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। अब वाक्य शुद्धिकरण के मुख्य कारण, तो वाक्य शुद्धिकरण के मुख्य कारण तो है दो, बाकी अन्य कारण भी हैं, और मुख्य कारण दो कौन कौन से, तो एक तो है आपका पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा जो है वो है पद संबंधी अशुद्धि। एक तो पद क्रम यानी पदों का क्रम, और एक पद संबंधित यानी पूरा पद ही गलत हो, एक पद का क्रम गलत हो। यानी पद, क्रम और पद, ये दो प्रकार से वाक्य की मुख्य अशुद्धियां होती है। अब देखिए दोस्तों, हम पहला पढ़ रहे हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धि। यानी पद क्रम संबंधी अशुद्धि में कुछ नियम है, तो कुछ नियम पढ़ेंगे पद क्रम संबंधित अशुद्धि के, क्या आखिर कैसे होती है पद क्रम से अशुद्धियां। तो पहला जो नियम है दोस्तों, वो होता है पदों का क्रम। पहला नियम क्या कह रहा है, पदों का क्रम। यानी या तो पदों का क्रम बदल रहे, पदों का क्रम गलत लिख रहे हैं। जैसे कि पदों का क्रम क्या होना चाहिए वाक्य के अनुसार, कर्ता का विस्तारक, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए कर्ता, पहले कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक और उसके बाद कर्म, फिर क्रिया का विस्तारक और फिर क्रिया, उसके बाद पूरक का विस्तारक और पूरक। ये होना चाहिए एक वाक्य का कर्म। क्या होना चाहिए, कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता, कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया, और पूरक का विस्तारक, उसके बाद पूरक। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है, मेरा मित्र शब्द क्या है, मेरा मित्र रमेश धार्मिक पुस्तक बहुत लिखता है। अब देखिए, इसको समझते, मेरा मित्र क्या है, मेरा मित्र कौन, रमेश। तो यहाँ रमेश जो है वो तो है कर्ता, यहाँ रमेश क्या है, कर्ता। लेकिन मेरा मित्र ये क्या है, ये कर्ता का विस्तारक है। क्या है, कर्ता का विस्तारक, ये है कर्ता का विस्तारक। मेरा मित्र हो गया कर्ता का विस्तारक, और कर्ता कौन है, रमेश। तो मेरा मित्र कौन है, रमेश, वो कर्ता है, और कर्ता का विस्तारक है मेरा मित्र, ये सब। अब धार्मिक क्या है, देखो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये है कर्म, ये क्या है, कर्म। तो धार्मिक हो गया कर्म का विस्तारक। धार्मिक शब्द जो है वो कर्म का विस्तारक है, कर्म का विस्तारक, ठीक है। और लिखना क्या है, क्रिया, लिखना है क्रिया। तो बहुत लिखता है मतलब ये हो गया क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, मेरा मित्र रमेश, यानी मैं कह रहा हूं मेरा मित्र, तो यह कर्ता मैं नहीं हूं, मेरा मित्र क्या हो गया, कर्ता का विस्तारक है, लेकिन मित्र कौन है, कर्ता, ये रमेश कर्ता है। धार्मिक पुस्तक यानी कर्म तो पुस्तक है, लेकिन धार्मिक पुस्तक जो उसके आगे लगा है, तो ये हो गया उसका कर्म का विस्तारक हो गया। लिखना क्या है, क्रिया है, लेकिन बहुत लिखता है, तो ये हो गया क्रिया का विस्तारक। इसी प्रकार से आगे देखिए, एक और उदाहरण है जयपुर का। क्या है उदाहरण, जयपुर का हवा महल दर्शनीय स्थल है। जयपुर का हवा महल दर्शनीय स्थल है। अब जयपुर, ठीक है, तो हवा महल, पहली बात तो ये तो है कर्ता, हवा महल क्या है, बात हवा महल के बारे में हो रही है ना, तो ये कर्ता है। लेकिन कहाँ है हवा महल, तो जयपुर में। तो ये हो गया दोस्तों कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक है ये।
यह है कर्ता का विस्तारक। जयपुर का हवा महल, बात हवा महल की हो रही है तो हवा महल यहाँ कर्ता है और जयपुर ये कर्ता का विस्तारक है। हवा महल क्या है? एक स्थल है, तो ये तो है पूरक, ये निर्जीव है इसलिए ये पूरक है। लेकिन दर्शनीय है, कैसा स्थल है? दर्शनीय स्थल है, मतलब ये पूरक का विस्तारक हो गया, पूरक का विस्तारक। ठीक है, तो यानी जयपुर का हवा महल, हवा महल कर्ता है तो जयपुर क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। स्थल पूरक है तो दर्शनीय क्या हो गया? पूरक का विस्तारक। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे नियम नंबर 2, हमने पहला नियम पढ़ा, अभी दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो तो उन्हें सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई ऐसा वाक्य है जिसमें संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त है, शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उस वाक्य के अंदर पहले उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो संबोधन से युक्त है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक वाक्य है, अरे तुम कब आए। अब वैसे तो प्रश्न किया है तुम कब आए, लेकिन अरे ये संबोधन है, ये क्या है? ये संबोधन युक्त शब्द है, इसलिए वाक्य में पहले इन्हीं का प्रयोग होगा। अगर किसी वाक्य में संबोधन से युक्त शब्द है तो पहले उसी का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से क्या, ये कैसे हुआ? यानी क्या ये संबोधन युक्त है, क्योंकि इसके साथ संबोधन लगा हुआ है तो ये संबोधन युक्त है, ये संबोधन का चिन्ह है दोस्तों, इस प्रकार का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अगला जो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य के अंदर क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त हो? दो कर्म, तो पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म जो है वो तो होगा सजीव। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ अगर दो कर्म प्रयुक्त होता है तो पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म तो सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा और गौण कर्म होता है, तथा बाद में प्रयुक्त होने वाला जो कर्म है वो निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और मुख्य कर्म होता है। पहले प्रयुक्त होने वाला तो सजीव परसर्ग सहित और गौण कर्म है, और बाद में प्रयुक्त होने वाला निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है। कैसे? तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, अजय विजय को पत्र लिखता है। तो देखो अजय जो है वो किसको पत्र लिख रहा है? विजय को। तो पहली बात तो ये कि विजय एक सजीव है। क्या है? विजय सजीव है, क्योंकि कर्म है ना, ये दो कर्म प्रयुक्त है। अजय करता है तो ये विजय कर्म है, किसको पत्र लिख रहा है? कर्म को, यानी विजय को, तो विजय सजीव है। अब सजीव है तो ये परसर्ग सहित है। ठीक है, परसर्ग सहित। उसी प्रकार से विजय ये गौण कर्म है। कैसा कर्म है? गौण कर्म भी है। लेकिन पत्र, अब दूसरा कर्म है पत्र लिखना, तो ये जो है दोस्तों ये निर्जीव है। पत्र कैसा कर्म है? निर्जीव। परसर्ग रहित है, परसर्ग रहित है, ये परसर्ग सहित नहीं है, और ये मुख्य कर्म है। कैसा कर्म है? ये मुख्य कर्म है। मुख्य काम क्या हो रहा है? पत्र को लिखना मुख्य कर्म हो रहा है। इसी प्रकार से आगे नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने जुड़ा हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहां 3 बातें निश्चित हो जाती है। कौन कौन सी? यानी किसी वाक्य के अंदर कर्ता के साथ में कौन सा परसर्ग जुड़ा हो? ने। क्या जुड़ा हुआ हो? ने परसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ 3 यानी जुड़ा हुआ हो और कर्म विभक्ति से रहित हो तो वहाँ 3 बातें निश्चित हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो होती है क्रिया सकर्मक होती है, वहाँ पे क्रिया कैसे होगी? सकर्मक। क्रिया भूतकालिक होगी और कृत्रिवाचक होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, मोहन ने यानी मोहन ने, ये कर्ता के साथ ने हो गया परसर्ग। पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा, यानी मोहन ने, तो ने क्या हो गया? कर्तृवाचक, यानी कर्ता ने, तो ये हो गया कर्तृवाच्य।
ठीक है। उसी प्रकार से पत्र कर्म है, पत्र क्या है, कर्म। और पढ़ा ये भूतकालिक क्रिया है, क्या है, भूतकालिक क्रिया। इसी प्रकार से उदाहरण दूसरा देखिए दोस्तों, सीमा ने, अब ने क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, ने कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। खाना, खाना क्या है, खाना सकर्म है, ये कर्म सहित है, ये हो गया सकर्म, ठीक है, सकर्मक। उसी प्रकार से पकाया मतलब भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक, ये भूतकालिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से आगे देखिए नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित होता है और निर्जीव कर्म जो है वो परसर्ग रहित होता है। यानी वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त सजीव कर्म है वो कैसा होता है, परसर्ग सहित, और निर्जीव कर्म कैसा होता है, परसर्ग रहित। जैसे कि उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को, यानी ये सजीव हो गया, रावण को मारा यानी ये सजीव शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से हरीश ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक क्या है, निर्जीव, रावण सजीव, तो पुस्तक निर्जीव। अब विशेष बात देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो जाती है, अगर बजाना और बढ़ाना क्रिया हो जाती है वाक्य में प्रयुक्त, तो वाक्य में प्रयुक्त जो कर्म है वो कैसा हो जाता है, सजीव हो जाता है, या फिर निर्जीव कर्म, सजीव या फिर निर्जीव कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी वाक्य के अंदर बजाना या बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो जाती है, तो जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म होता है वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, तो उसके साथ में को परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिए, अजय ने ढोलक को बजाया, अजय ने ढोलक को बजाया, ठीक है, तो ढोलक को यानी सजीव हो गया, किसको बजाया, ढोलक को बजाया, तो यहाँ को परसर्ग का प्रयोग हो गया, ढोलक को बजाया। उसी प्रकार से छात्रों ने झगड़े को बढ़ाया, अब बढ़ाया, बढ़ाना या बजाना अगर आ जाए तो क्या होता है, को परसर्ग का प्रयोग हो जाता है, जैसे झगड़े को बढ़ाया, ढोलक को बजाया। उसी प्रकार से आगे देख, अगला जो नियम है, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में देना हो तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है। यानी कि यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में देना है तो उस वाक्य की शुरुआत किससे की जाती है, क्या से की जाती है। जैसे कि देखिए, क्या आपने खाना खाया, अब हाँ या ना में तो जवाब देना है कि हाँ खाया या नहीं खाया, तो शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है ना। उसी प्रकार से क्या आपने पुस्तक पढ़ी, अब हाँ या ना में उत्तर देना है तो शुरुआत क्या से की है। इसी प्रकार से अगला जो नियम है, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है कि यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता प्रयुक्त हो, उपाधि या फिर योग्यता प्रयुक्त हो, तो उपाधि हमेशा नाम के पहले प्रयोग करते हैं और योग्यता बाद में। जो अपना नाम है उसके सामने पहले तो उपाधि लगेंगे और बाद में योग्यता लगेगी। जैसे कि उदाहरण देखिए, डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या एक उपाधि है, ये एक उपाधि शब्द है, ठीक है, तो ये नाम से पहले आ गया। अब मुन्ना भाई ये अपना नाम है, ठीक है, ये क्या मुन्ना भाई नाम है, तो ये बीच में आएगा यानी मध्य में, और नाम से पहले क्या आएगी, उपाधि आएगी। और जो योग्यता है MBBS, ये है योग्यता, यानी योग्यता कहाँ आती है, बाद में आती है। यानी 7वां नियम क्या कहता है कि किसी वाक्य के अंदर उपाधि और योग्यता प्रयुक्त हो जाती है, यानी उपाधि और योग्यता दोनों प्रयुक्त हो जाती है, तो उपाधि नाम से पहले आएगी और योग्यता नाम के बाद आएगी। अब इसी प्रकार अगला जो है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है कि यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो, यानी किसी वाक्य के अंदर कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो, तो कालवाचक विशेषण हमेशा पहले आएगा। यानी किसी वाक्य के अंदर कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो जाता है, यानी आ जाते किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण आ जाते हैं,
तो कालवाचक विशेषण हमेशा कैसे आएगा, पहले आएगा, और स्थानवाचक विशेषण हमेशा बाद में प्रयोग किया जाएगा। यानी किसी वाक्य के अंदर कालवाचक और स्थानवाचक दोनों विशेषण आ जाते हैं तो कालवाचक विशेषण हमेशा पहले आएगा और स्थानवाचक विशेषण हमेशा बाद में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूँ। मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूँ। तो प्रातः 4 बजे ये क्या है, ये कालवाचक हो गया। कैसा है, ये कालवाचक है ना, समय बता रहा ना, कालवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि मंदिर जाना क्या विशेषता, विशेषण है। तो प्रातः 4 बजे ये हो गया कालवाचक, और जाता कहाँ है, मंदिर, तो ये हो गया स्थानवाचक। यानी स्थानवाचक बाद में आएगा और कालवाचक पहले आएगा। उसी प्रकार से अगला नियम नंबर 9 देखिए, कारकों का क्रम। कारकों का क्रम यानी कारकों का कैसे क्रम होता है, देखो पहले आता है संबोधन, उसके बाद कर्ता, फिर अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म, और उसके बाद क्रिया। यानी वाक्य के अंदर इस प्रकार से कारकों का प्रयोग होता है। यानी 1 नंबर पे जो आता है वो आता है कौन सा, 1 नंबर पे आता है संबोधन, 2 नंबर पे आता है कर्ता, 3 नंबर पे आता है अधिकरण, 4 नंबर पे आता है संबंध, फिर 5 नंबर पे अपादान, 6 नंबर पे संप्रदान, 7 नंबर पे करण, 8 नंबर पे करण, और लास्ट में 9 नंबर पे आता है क्रिया। इस प्रकार से कारकों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अब एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है, ये बच्चों, कृष्ण हमेशा गोकुल से नंदगांव घूमने के लिए रथ से जाता है। अब समझिए, ये बच्चों, ये क्या है, संबोधन है। क्या है, संबोधन। उसी प्रकार से कृष्ण, कृष्ण क्या है, कर्ता। ठीक है, गोकुल से, अब गोकुल से ये हो गया अपादान, पृथक हो रहे ना, गोकुल से अपादान, नंदगांव। ठीक है, अब घूमने के लिए संप्रदान, घूमने के लिए किसके लिए आता है, संप्रदान, रथ से, करण से, किससे जा रहे, रथ से, करण से, जाना क्या है, क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या आ गया, संबोधन आ गया पहले, फिर आपके कर्ता आ गया, फिर आ गया अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, और उसके बाद क्रिया। तो ये क्रम चला ना। अब इसी प्रकार से आज की क्लास दोस्तों इसी के साथ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। इससे आगे हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।